आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत काफी सारे नेताओं के नाम बार बार आते हैं। जैसे कि दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेताओं के नाम आते हैं। इसके बाद आगे जब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो महात्मा गांधी जी का नाम आएगा, एनी बेसेंट जी आएंगे, सरदार भगत सिंह जी आएंगे, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे हमारा आधुनिक भारत का इतिहास बढ़ता जाएगा ना, वो चीज तो चलती ही रहेगी, जो भी घटनाएं हैं वो चलती रहेगी, लेकिन साथ ही साथ में ये जितने भी हमारे नेता थे उस समय के, क्रांतिकारी नेता हों या फिर अहिंसात्मक वाले नेता हो, तो इनका जीवनी भी हम लोग साथ साथ में देखते चलेंगे। क्योंकि अक्सर आपकी परीक्षाओं में इन आंदोलन, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के जो नेता थे, चाहे वो महात्मा गांधी जैसे बड़े स्तर के नेता हों या फिर कोई दूसरे प्रकार के नेता हों, तो उनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो हम लोग जो है एक एक करके सभी नेताओं को साथ साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज इस श्रृंखला में हम लोग पढ़ेंगे दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती चरण, मैंने बताया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 चरणों में। जो पहला चरण है 1885 से लेकर के 1905 तक, जिसको उदारवाद का काल कहा जाता है। तो इस दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर कहें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व है वो दादा भाई नौरोजी और उनके जैसे और भी बहुत सारे नेताओं के हाथ में रहा है। तो हम लोग जानेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में, क्योंकि इनसे रिलेटेड काफी सारी चीजें ना अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो दादा भाई नौरोजी का जन्म कहां हुआ था ये आप लोगों को मालूम होना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो दादा भाई नौरोजी, सबसे पहला आप ध्यान रखना, ये पारसी थे। क्या थे? पारसी, मतलब ईरानी। दादा भाई नौरोजी पारसी थे। एक प्रश्न काफी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले पहले पारसी कौन थे। ये काफी पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि 1885 में स्थापित हुआ, इसकी अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी वो यही थे, दादा भाई नौरोजी। 1886 में कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इनका जन्म हुआ था बंबई में। कहां हुआ था? बंबई। आज जिसको हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं, वो पहले बंबई के नाम से जाना जाता था। 4 सितंबर 1825 में इनका जन्म हुआ था। आप अगर डेट याद नहीं भी रखते हैं चलेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है, टाइम, सन याद रखना है। तो 4 सितंबर 1825, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मुझे ध्यान में आ रहा है, अभी जो लास्ट सीजीपीएससी का एग्जाम हुआ था ना फरवरी में, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, राजा रवि वर्मा जो पेंटर थे ना, चित्रकार, तो उनका जन्म कब हुआ था वो पूछा गया था। तो वैसे आप लोगों को इनके इस ऐसे छोटी छोटी चीजें भी ना याद रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली आपको जन्म का वर्ष ही याद रखना है, और भी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी। जन्म स्थान कहाँ है? बंबई। पारसी थे, मतलब ईरानी। इनका जो निधन हुआ, पहले ही लिख देते हैं इसको हम लोग, 30 जून 1917। 30 जून 1917 को इनका निधन हुआ। मतलब देखिए ये कितने वर्ष जिए? लगभग 93 वर्ष, 92 वर्ष ये जिए, लगभग। हाँ, 92 वर्ष ये जिए, लगभग। और इसी कारण ना, मतलब ये काफी बूढ़े थे और उस स्तर में भी पहुंचकर, मतलब काफी वयोवृद्ध हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो शुरुआती चरण था उसमें नेतृत्व किया, काफी बूढ़े होने के बावजूद भी। नहीं तो इस उम्र में लोग जो है घर में बैठ जाते हैं। इसी कारण इनको क्या कहा गया? भारत का वयोवृद्ध पुरुष। भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ध्यान रखना, द ग्रेट ओल्ड मैन, वयोवृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष, भारत का वयोवृद्ध पुरुष। अक्सर पूछा जाता है भारत के किस नेता को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी, नाम भी है ना इनका, दादा हैं, तो दादाजी मतलब काफी बूढ़े होंगे, तो वयोवृद्ध पुरुष, द ग्रेट ओल्ड मैन, द ग्रेट ओल्ड मैन इनको कहा जाता है।
दादा भाई नौरोजी को, क्योंकि काफी बड़ी उम्र में भी सक्रिय थे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बंबई में हुई, वहीं के थे, पारसी परिवार से में इनका जन्म हुआ था, पारसी। तो बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज, नाम याद रखना, ये पूछा जा सकता है, एल्फिंस्टन कॉलेज या महाविद्यालय इसको आप बोल सकते हो। तो यहां से इन्होंने जो है शिक्षा प्राप्त की। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एल्फिंस्टन कॉलेज कहां पर था, तो कहां था भाई, ये बंबई में था, ध्यान रखना, एल्फिंस्टन कॉलेज। तो यहां से इन्होंने पढ़ाई लिखाई पूरी की और आगे चल करके इसी कॉलेज में गणित के अध्यापक हुए। क्या पढ़ाते थे आगे चल करके, ये गणित, मतलब इन्होंने गणित की पढ़ाई की यहीं से, यहीं के स्टूडेंट थे और आगे चल करके इन्होंने यहीं पर नौकरी की, गणित के अध्यापक थे ये। तो ध्यान रखना, मतलब अच्छा खासा ये पढ़ लिख गए। देखो उस टाइम पे पाश्चात्य शिक्षा, ज्ञान विज्ञान काफी लोग पा रहे थे, लेकिन उस शिक्षा को, उस ज्ञान को प्राप्त करके आप अध्यापक जैसा काम करते हो तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आप किसी को सिखाने का काम कर रहे हो, मतलब आप उस विषय में बहुत ज्यादा पारंगत हो गए हो, तभी तो आप उसको दूसरों को सिखा सकोगे ना। तो इस तरह कोई भारतीय गणित जैसे विषय को पढ़ाना शुरू करता है तो यह भारतीयों के लिए काफी गर्व करने वाली बात थी। एक अंग्रेजी के प्राध्यापक थे, प्रोफेसर, नाम याद रखेंगे, प्रोफेसर अलयवार, प्रोफेसर अलयवार। तो इन्होंने क्या किया, प्रोफेसर अलयवार ने ये जो दादा भाई नौरोजी हैं इनको बोला भारत की आशा, भारत की आशा मतलब होप ऑफ इंडिया, मतलब भारत की उम्मीद। मतलब दादा भाई नौरोजी जैसे जो पढ़े लिखे लोग थे वही जो है भारत की उम्मीद है, मतलब भारत को ये लोग जो है काफी कुछ दे सकते हैं। तो किसने बोला था, प्रोफेसर अलयवार ने, भारत की आशा। तो ऐसी चीजें पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, इन्होंने जो है यहाँ पर अध्यापक के रूप में काम शुरू किया तो लगभग 6 वर्ष तक ये रहे एल्फिंस्टन कॉलेज में और 1856 में इन्होंने जो है यहां से त्याग पत्र दे दिया। कब, 1856 में। और ये जो है विलायत चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं एक व्यापारी के रूप में। देखिएगा उस समय एक काफी बड़े व्यापारी थे, क्या कहते हैं उसको, कपास के व्यापारी थे, कैमास बंधु, जिनको कैमास बंधु बोला जाता था, जो कि कपास के व्यापारी थे, कैमास बंधु। तो ये लोग जो है इनको आमंत्रित करते हैं कि भैया आओ हमारे साथ। ये लोग भी पारसी थे, दानशीलता के लिए काफी जाने जाते थे, दान प्रिय थे। तो इन्होंने जो है दादा भाई नौरोजी को ऑफर दिया कि हमारे साथ काम करिए। तो दादा भाई नौरोजी ने 1856 में एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्यापक के कार्य को त्याग दिया और वो जो है कपास के व्यापार में सम्मिलित होने के लिए कहां चले गए, इंग्लैंड चले गए। अब देखिएगा, जब ये यहां पर टीचर थे, जब पढ़ा रहे थे, तो उस बीच इन्होंने बंबई में कुछ कार्य किया था। मतलब उस समय जवान थे, युवा थे, और जैसा कि उस टाइम पे काफी कुछ चल रहा था, जैसे कि महाराष्ट्र में ही अपने वो भी इस समय सक्रिय थे, क्या नाम उनका, सत्यशोधक समाज वाले, हमारे जो महात्मा फुल्ले, ज्योतिराव फुल्ले, महात्मा ज्योतिराव फुल्ले, माफी चाहूंगा इनका नाम मुझे थोड़ा देर से याद आया। तो महात्मा ज्योतिराव फुल्ले वो भी जो है इस टाइम पे सक्रिय थे, वो भी काफी कुछ कर रहे थे। और इसके अलावा राजा राममोहन राय जी का भी उदाहरण था और भी काफी सारे लोगों का उदाहरण इनके समक्ष था। तो ये जो है एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ते हुए ही काफी कुछ करते हैं। महाराष्ट्र में काफी सारी संस्थाएं स्थापित हो गई थी अलग अलग स्तर पर, तो इन्होंने भी कुछ संस्थाएं बनाई, जैसे कि ज्ञान प्रसार मंडली। मैं एक एक को लिखता चला जाता हूं, छोटी छोटी संस्थाएं हैं, हो सकता है कभी पूछा जाए, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी संस्था दादा भाई नौरोजी से संबंधित नहीं है, तो इसलिए आपको इन संस्थाओं को याद रखना है। और कुछ काफी इंपॉर्टेंट है जो काफी बार पूछी भी गई है, मैं उसको अलग से बताऊंगा, और छोटी छोटी को अलग से। ज्ञान प्रसार मंडली, महिला हाई स्कूल, इन्होंने महिलाओं के लिए एक स्कूल की भी स्थापना की थी, महिला हाई स्कूल। इसके बाद विधवा विवाह सभा, विधवा विवाह सभा, मतलब इन्होंने महिलाओं के लिए भी काम किया, विधवा विवाह सभा। इसके बाद देखिएगा ईरानी फंड, क्योंकि ये ईरानी थे, पारसी ईरानी फंड। एक नाम याद रखेंगे, फ्राम जी कवास जी संस्था, फ्राम जी कवास जी, नाम थोड़े अटपटे हैं, ध्यान रखना, संस्था।
ये जो है शुरुआत में इन्होंने स्थापित की, ये कुछ छोटी छोटी संस्थाएं। इसके अलावा 1852 में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा भी गया है, 1852 में इन्होंने एक संगठन बनाया, बंबई एसोसिएशन। काफी बार पूछा गया है कि बंबई एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो यही थे दादा भाई नौरोजी, बंबई एसोसिएशन के संस्थापक। तो ये काफी बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1852 में इन्होंने बंबई एसोसिएशन की स्थापना की, और ये तमाम चीजें कहां पर हुआ था, तो बंबई में हुआ था, क्योंकि भाई ये बंबई से थे, बंबई के थे, तो वहीं पर इन्होंने जो है ये सारी संस्थाएं स्थापित की। और अधिकतर चीजें जो है 1856 तक इन्होंने कर दिया था। उस समय के जो पढ़े लिखे जो युवा लोग थे ना, वो काफी मतलब जोश से भरे हुए थे कि भाई हमको अपने समाज में सुधार लाना है। शुरुआती समय में ना इस तरह की जो संस्थाएं, जो संगठन बनते थे, 19वीं शताब्दी के जब राजा राममोहन राय थे, उसके बाद टैगोर जी थे, क्या नाम उनका, द्वारकानाथ टैगोर जी थे, ये सब जब थे, तो उस समय की जो संस्थाएं थी, संगठन थी, उनका जो उद्देश्य था ना, वो भारत को स्वतंत्र कराना नहीं था, वो सुधार करना था। सुधारवादी आंदोलन उस समय जोरों पर था। ये जो समय है भारत का पुनर्जागरण का काल था, भारत को फिर से जागृत करना। और भारत कब जाग गया, लगभग 1885 के आसपास में भारत जाग जाता है, और उसके बाद फिर राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाता है। तो ये जो है भारत का पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। अच्छा, ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, ये क्या क्या थे, कभी ऐसा भी पूछा जाता है ना कि दादा भाई नौरोजी क्या क्या काम करते थे, मतलब किन किन चीजों से संबंधित थे। तो देखिएगा, जो दादा भाई नौरोजी थे, सबसे पहले तो ये एक शिक्षा शास्त्री थे, शिक्षक थे ना, शिक्षक के रूप में इन्होंने काम किया, महिलाओं के लिए स्कूल भी इन्होंने शुरू किया। उसके बाद देखिएगा, ये एक व्यापारी थे, कपास के व्यापार से ये जुड़े थे ना, काफी समय तक इन्होंने व्यापार भी किया और अच्छा खासा पैसा भी कमाया। तो एक व्यापारी भी थे, कपास के व्यापारी। उसके बाद देखिएगा, एक राजनेता थे, ये ना चुनाव भी लड़ते हैं, सांसद बनते हैं, सांसद, आगे मैं बताऊंगा, सांसद भी ये बनते हैं। उसके बाद देखिएगा, सामाजिक नेता, समाज सुधार टाइप के काम भी इन्होंने किए थे, जैसे कि विधवाओं के पुनर्विवाह, जो विधवा विवाह सभा इन्होंने बनाया था, तो वो हो गया। इसके अलावा ये एक अर्थशास्त्री भी थे, मतलब बहुत कुछ थे, ये अर्थशास्त्री भी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ना, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत के धन को किस तरह से लूटा जा रहा है ये बताया था। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया कि 1856 में ये इंग्लैंड चले जाते हैं। कब? 1856 में, व्यापारी बनकर के 1856 में। अब जब ये इंग्लैंड गए, लंदन, तो वहां पर भी ना ये अपना काम जारी रखते हैं, क्योंकि भाई जो थोड़ा सा मतलब समाज के लिए कुछ करना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, वो चाहे कुछ भी काम करे अपने जीविकोपार्जन के लिए। जैसे कि पहले ये टीचर थे, बाद में व्यापारी बन गए। क्यों? क्योंकि इनको पैसा कमाना था, इनको अपना जीवन भी चलाना था, घर परिवार भी चलाना था। तो जिन लोगों में ना समाज के प्रति, देश के प्रति अगर कुछ करने की भावना होती है, वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ भी करे, कोई भी काम करे, डॉक्टर हो, वकील हो, कुछ भी हो, तो वो अलग से अपने उस काम को भी करता है। तो सेम यही चीज जो है दादा भाई नौरोजी ने भी किया, और उन्होंने जो है लंदन में कुछ संगठन स्थापित किए। जैसे कि एक था लंदन एसोसिएशन, सॉरी, लंदन इंडियन एसोसिएशन, लंदन इंडियन एसोसिएशन। अब देखिएगा, क्योंकि लंदन में भी काफी सारे जो भारतीय थे वो जा रहे थे, और काफी सारे जो अंग्रेज थे भारतीयों के प्रति थोड़ा बहुत वो रखते थे सहानुभूति। तो लंदन इंडियन एसोसिएशन, एसोसिएशन आगे लिख लीजिएगा। इसके बाद इन्होंने बनाया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये भी कहां पर भैया? लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ये सब चीजें जो है इन्होंने लंदन में स्थापित की। अब देखिए, हम बात करते हैं अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, कब इसकी स्थापना हुई? 28 दिसंबर 1885 को, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दादा भाई नौरोजी के बीच में मतलब क्या कुछ हुआ था। मतलब ये उससे जुड़े हुए थे कांग्रेस से, तो क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं उस पर अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, तो कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक दादा भाई नौरोजी भी थे।
ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी भी जो है कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होना है, यह किसने सुझाया था? तो दादा भाई नौरोजी। देखिए, मैंने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इसके ठीक एक वर्ष पहले 1884 में एक संगठन बना था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। क्या बना था? भारतीय राष्ट्रीय संघ या भारतीय राष्ट्र संघ इसको बोला जाएगा। तो ये जो संगठन था भारतीय राष्ट्र संघ, इसी को आगे चल करके 1885 में इसी को जो है कांग्रेस में बदला गया। और ये जो इसका नाम कांग्रेस होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा, ये किसने बोला था? तो दादा भाई नौरोजी का ही सुझाव था। तो प्रश्न सीधा पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और ये जो संस्थापक सदस्य थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, अब देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की थी। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की इन्होंने अध्यक्षता की थी। जो पहला वाला अधिवेशन था 28 दिसंबर 1885, उसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद जो दूसरा वाला अधिवेशन था, दूसरा वाला अधिवेशन अर्थात कब हुआ? 1886। 1886 का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। कहां हुआ? कलकत्ता, जो कि उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। तो इस कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता में दूसरे कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। और ये वही वाला अधिवेशन था जिसमें लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को, जो कलकत्ता के बाहर से आए थे, जो कलकत्ता शहर के नहीं थे, भारत देश के दूसरे स्थानों से कलकत्ता में आए थे, उनको पार्टी दी थी, गार्डन पार्टी। तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद देखिएगा 1893 कांग्रेस का अधिवेशन होता है लाहौर में। कहां होता है? लाहौर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फिर से दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद 1906 कांग्रेस का अधिवेशन फिर से होता है कलकत्ता में। और इस बार भी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। तो ये 3 अधिवेशन जिनकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो यहां 4 वर्ष दिए हुए हैं, ऐसे ही दे देगा, या फिर ना कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, ऐसे भी दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है 3 अधिवेशनों की इन्होंने अध्यक्षता की थी। कितने? 3। 1886 दूसरा अधिवेशन, उसके बाद 1893, उसके बाद 1906। तो ये 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। काफी बार पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसके बाद देखिएगा 1906 में जब इन्होंने अध्यक्षता की थी, अच्छा इनका ना थोड़ा सा हम लोग वो देख लेते हैं, राजनीतिक विचार कैसे था, क्या था इनका राजनीतिक विचार, उसके बाद बात करेंगे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की। अगर इनके राजनीतिक विचारों की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा उदार थे। और ये जो दौर था ना 1885 से लेकर के 1905 तक का जो दौर था, इसको उदारवाद का युग भी बोला जाता है। उदारवाद या फिर नरम दल, नरम पंथ, तो ये बहुत ज्यादा उदार प्रवृत्ति के थे। इनका मानना यह था कि भारत में जो ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई है वो एक दैवीय वरदान है भारतीयों के लिए। तो ये इस तरह से मानते थे ब्रिटिश सरकार को। मतलब ब्रिटिश सरकार के प्रति इनका यह था कि जो ब्रिटिश सरकार है या ब्रिटिश सत्ता है वो भारतीयों के लिए एक दैवीय वरदान के समान है, ये इनका मानना था। देखिए उस समय के ना अधिकतर नेताओं का यही मानना था कि जो ब्रिटिश सरकार भारत में जो स्थापित हुई है, भारत में अंग्रेज शासन कर रहे हैं, ये दैवीय चमत्कार है, हम भारतीयों के लिए अच्छा है, हम भारतीय जो है अंग्रेजों के शासन में, अंग्रेजों के छत्र छाया में अपना विकास कर सकते हैं। कारण क्या था इस तरह का मतलब सोच रखने का? अगर आप भी उस जमाने में होते, मैं भी उस जमाने में अगर होता और अच्छे से पढ़ लिख जाता तो शायद मैं भी ऐसा ही बोलता, थोड़ा उदार प्रवृत्ति का होता, इसी टाइप का। बाद में तो जब अंग्रेजों ने हद पार करना शुरू कर दिया तब फिर खुद दादा भाई नौरोजी भी थोड़े से एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं कि भाई कोई मतलब ये ठीक नहीं है बोल के। बताऊंगा मैं 1906 वाले कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था, तो वो बाद में होता है, लेकिन शुरुआत में काफी उदार थे। कारण ये था कि देखिए पहले भारत में किनका शासन था? राजा महाराजाओं का, सुल्तान बादशाह
नवाबों का राज था। और उस जमाने में क्या होता था, राजा महाराजा जो बोलते वही कानून होता था। वो कभी भी उस कानून को बदल सकते थे, उनके ऊपर डिपेंड करता था। उन्होंने कोई कानून बनाया, अगर कोई चीज उन्हीं के विरुद्ध होता है तो वो उसको तोड़ भी सकते हैं। तो कोई मतलब नहीं था, शोषण भी काफी होता था। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज शोषण नहीं करते थे, अत्याचार नहीं करते थे, भाई अंग्रेज भी करते थे। लेकिन कई सारी चीजें जो है अंग्रेजों की, वो पहले राजशाही जब था, राजा महाराजाओं का दौर, उस जमाने से काफी अच्छा था। जैसे कि हम लोग देखते हैं 19वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक दशक था, उसमें क्या था, सॉरी प्रारंभिक दशक नहीं, लगभग पूरा ही 19वीं शताब्दी, उसमें क्या जितने भी सुधारवादी आंदोलन हुए तो अंग्रेजों ने उन सब चीजों को सपोर्ट किया। खुद काफी सारे जो गवर्नर जनरल थे, बड़े बड़े जो अधिकारी थे, वो भारत में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में साथ देना चाहते थे। मतलब उनका खुद का ऐसा मानना था कि ये जो भारतीय लोग हैं इस तरह से अंधविश्वासों में जगड़े हुए हैं, कर्मकांड, आडंबर, कुरीतियां, तो इनको दूर किया जाए। जैसे कि सती प्रथा, विलियम बेंटिक ने इसको बैन करवा दिया, विधवा पुनर्विवाह कैनिंग के समय में लागू हुआ। तो ऐसी चीजें, तो इन सब चीजों को ना अंग्रेज जो है कानून बना बना करके समाप्त कर रहे थे। तो ये जो चीजें हैं, इसके अलावा अंग्रेज समानता की बातें करते थे। वो लोग कोई छुआछूत नहीं मानते थे और ये बोलते थे कि आपको अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। हालांकि पक्षपात बहुत होता था, सैलरी वैलरी, लेकिन पहले की तुलना में ये काफी अच्छा था। अगर आप योग्य हो तो आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन पहले राजा महाराजाओं के जमाने में क्या होता था, आप किसी बड़े आदमी के बेटे हो तो आपको नौकरी मिलना ही मिलना है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन जो गरीब आदमी है, अगर कोई काफी अच्छा ज्ञानवान भी है, पढ़ा लिखा भी है, फिर भी उसको जो है राजा महाराजाओं के दौर में अपना गुजर बसर करने में काफी दिक्कत होता था। उसको राजा महाराजाओं की चाटुकारिता करनी पड़ती थी। तो वो सब चीजें जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश काल में, जब अंग्रेजों का यहां पर रूल शुरू होता है, तो धीरे धीरे मिटनी शुरू हो जाती है। तो इसी कारण से ना दादा भाई नौरोजी और उस दौर के जितने भी नेता थे, वो जो ब्रिटिश सरकार है, भारत में ब्रिटिश शासन है, उसका समर्थन करती थी। लेकिन ये जो नेता थे, शुरुआत में जब ये लोग आंदोलन शुरू करते हैं तो इनकी मांगे क्या होती है कि भाई हमको जो है सरकारी नौकरियों में बड़ी संख्या में हमको नियुक्ति दो, भारतीयों को। इसके अलावा कुछ कुछ अधिकार ये लोग मांगते हैं। विधानसभा जो उस समय थी, विधान परिषद, जो वायसराय की जो परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद, जिसमें भारतीयों को मनोनीत किया जाता था, बाद में चुनने का भी अधिकार दिया गया, तो उसमें संख्या बढ़ाई जाए। तो इस तरह की मांगे जो है ये लोग रखा करते थे। तो मतलब ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करना इनका उद्देश्य नहीं था शुरुआत में, लेकिन आगे चल करके बोलते कि भैया हमको स्वराज चाहिए। क्यों? देखो, इल्बर्ट बिल आ जाता है जिसमें अंग्रेज जो है बिल्कुल मना कर देते हैं। क्या था? लॉर्ड रिपन बोलता है कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो लोग भी अंग्रेज न्यायाधीशों के समान सबका न्याय करेंगे, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे भारतीय हो। लेकिन ये चीज जो है अंग्रेजों को पसंद नहीं आया, उसको वापस करना पड़ा। उससे पहले एक लिटन आया था, लिटन, उसने क्या किया भैया, लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगा दिया। उसके समय में अकाल पड़ा, लेकिन वो जो है पार्टी सार्टी करने में मस्त था, वो दिल्ली में दरबार लगा के बैठा था। इसके अलावा वो भी काफी कुछ किया। इसके अलावा उस जमाने में काफी सारा अकाल पड़ता था, प्लेग की बीमारी फैलती थी। इसके अलावा भारतीयों को जो आईसीएस की परीक्षा है उससे दूर करने का प्रयास किया जाता था। तो ये जो तमाम चीजें थी, कहीं ना कहीं इन नेताओं के मन में जो उदार रवैया था उसको जो है बदलना शुरू कर देती है और थोड़ा सा उग्र होते हैं। यहां तक आते आते 1906 तक आते आते तो इनका जो है ना, शुरुआत में जो कुछ इनकी जो मांगे थी, मतलब ये कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए इन्होंने जो मांगे रखी थी, इनकी जो इनसे संबंधित बताया जाता है, तो वो है पहला, लोक सेवाओं में भारतीयों को अधिक नियुक्ति। ये जब अध्यक्षता की इन्होंने, तो उसमें ये सवाल इन्होंने उठाया कि भारतीयों को ब्रिटिश सेवाओं में अधिक से अधिक नियुक्ति मिले, ये इन्होंने बोला। दूसरा चीज इन्होंने बोला, विधानसभाओं में, विधानसभा मतलब वही वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, उसमें भारतीयों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। तीसरा इन्होंने बोला, भारत एवं इंग्लैंड के मध्य उचित आर्थिक संबंध की स्थापना हो। मतलब देखो, भारत और इंग्लैंड के बीच में आर्थिक संबंध स्थापित हो। इस चीज को समझिएगा, उस समय क्या होता था, भारत का जो भी सामान है, चाहे वो कपास हो, चाहे वो मसाले हो, कुछ भी हो, वो जो है उठा के ले जाते थे या बहुत कम पैसा देते थे। तो इन्होंने बोला कि भाई ये जो अर्थव्यवस्था चल रहा है, व्यापार चल रहा है, उसमें हमको अच्छा खासा मुनाफा मिलना है। भारतीयों को, मतलब भारतीयों को डायरेक्ट थोड़ी ना देंगे, वो तो ब्रिटिश भारत की जो सरकार है, वायसराय, उसके पास आएगी, तो उस पैसा से भारतीयों का डेवलप किया जाए, ये बोलते हैं। तो ये चीजें थी। इसके बाद देखिएगा,
जो दादा भाई नौरोजी थे ना, ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारतीयों के प्रति व्यक्ति आय की गणना की। क्या चीज गणना की? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति कितना कमाता है, इसकी गणना करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने ना लगभग 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय मतलब इन्होंने जो सर्वे किया, जो भी शोध रिसर्च किया, उसके आधार पर ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपए है। उस जमाने में 20 रुपए आज भी काफी कम है, आज तो बहुत बहुत ज्यादा कम है। तो उस जमाने में तो भाई ये और भी ज्यादा कम होता था। तो उस जमाने में 20 रुपए की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती थी, लेकिन फिर भी काफी कम था। आज समझ सकते हो, आज के 2000-5000 उसके ही बराबर रहा होगा 20 रुपए। तो एक भारतीय की जो प्रति व्यक्ति आय है भारत में, वो 20 रुपए है। तो ये इन्होंने जो है बताया था। तो पहले व्यक्ति जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। इनकी एक पुस्तक आप लोग याद रखिएगा, मैंने बताया शुरू में, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इन्होंने लिखी थी। और इस पुस्तक में इन्होंने भारत की दरिद्रता और भारत में जो ब्रिटिश अंग्रेज हैं उनके द्वारा किस तरह से भारतीयों का शोषण किया जा रहा है और किस तरह से भारत की धन संपदा को लूट करके ये लोग जो है अपने देश ले जा रहे हैं, तो ये चीज इन्होंने बताया। और यहां पर इन्होंने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। धन के बहिर्गमन मतलब हमारे भारत का जो धन है वो किस प्रकार से भारत से बाहर जा रहा है, इसका सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। लोगों को समझाने की कोशिश की कि आखिर कैसे अंग्रेज जो हैं भारत से धन को अपने देश में ले जा रहे हैं। तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। और यहां इन्होंने बताया कि ये जो धन है, ये जो पैसा है, भारत की जो संपत्ति है, ये कैसे जा रही है। एक तो जैसे यहां का जो धन संपत्ति है वो जो है ले जा रही हैं, चाहे वो कपास हो, चाहे वो नील हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो आपका मसाला हो या कोई भी चीज हो, वो जो है जा रहा है काफी कम कीमत में। और उधर से जो है बन के आ रहा है फैक्ट्रियों में कपड़ा उपड़ा और भारत में ही बेच रहे हैं, फिर से पैसा वापस जा रहा है। इसके अलावा जितने भी ब्रिटिश सरकार से संबंधित जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी जो सैलरी है वो भारत से ही दी जाती है। भारत से जो भी ये लोग इनकम जनरेट करते हैं वो पैसा जो है इन्हीं को दी जाती है, भारत से ही दी जाती है। इसके अलावा इंग्लैंड में जो भारत परिषद बना हुआ था ना, भारत परिषद, उसमें 15 सदस्य होते थे। और वो 15 सदस्यों के अलावा उसमें कितने सारे कर्मचारी होते रहे होंगे, बाबू लोग, क्लर्क लोग, दुनिया भर के। तो उन सबका सैलरी और उनका जो भी ऑफिस दफ्तर रहा होगा, वो सब चीज का खर्च भी भारत से ही उठाया जाता था। इसके अलावा शुरुआत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भागीदार लोग थे ना, तो उनको भी जो है भारत से पैसा देने की बात कही गई थी, भारत से जो भी इनकम होगी। तो इस तरह से जो है भारत का जो धन है वो बाहर भेजा जा रहा है। इस चीज को पहली बार दादा भाई नौरोजी ने समझाया और इस चीज को उन्होंने जो है अपने जैसे जो उदार नेता है उनको भी बताया। और फिर धीरे धीरे उदारवादी नेताओं की आंखें भी खुलने लगती है और वो थोड़ा थोड़ा सा उग्र होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमको बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन के समय में देखने को मिलती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा गया है। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? दरिद्रता और भारत में ब्रिटिश शासन, यही बोलेंगे ना, दरिद्रता और भारत में ब्रिटिश शासन। तो ये आप हिंदी में भी ध्यान में रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत बहुत बार पूछा गया है, दादा भाई नौरोजी, जैसे कि मैंने बताया ना कि ये एक राजनेता भी थे, सांसद बने थे ये। तो 1892 में इन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा। कब? 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। ये क्या है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स? तो जैसे हमारे भारत में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, तो ये जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ये ब्रिटेन की लोकसभा है। इसमें जो है वहां ब्रिटेन की जो जनता है वो अपने सांसद चुनती है और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जाते हैं वो सांसद, और वो लोग फिर जो है
पूरे ब्रिटेन के लिए, पूरे जो ब्रिटिश साम्राज्य था उस जमाने में, क्योंकि काफी सारे एरियाज में उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया था, काफी सारे देशों को अपना गुलाम बनाया था, तो उन सब के लिए नीतियां बनाती है। जैसे कि अभी हमारी जो लोकसभा है, राज्यसभा है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपना अपना क्षेत्र से सांसद चुनते हैं और वो सांसद जो है वहां लोकसभा में जाते हैं और वो लोग फिर कानून बनाना सब कुछ वो चीज करते हैं। तो ब्रिटेन का जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है, इसके सदस्य चुने जाने वाले, मतलब जनता ने उनको चुन करके भेजा था, तो इस तरह के पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। तो 1892 में उन्होंने ये चुनाव लड़ा, जीत गए। 1895 तक वो जो है सांसद रहे थे। तो सांसद, ध्यान रखना, सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समझने के लिए आप ये ध्यान रखेंगे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति, पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, 1892 से 1895। एक नाम और याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी कौन थे भाई? व्योमेश चंद्र बैनर्जी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति थे, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो इनका नाम यहां क्यों आ रहा है? तो देखिएगा, जो व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे ना, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन ये जो है जीत नहीं पाते हैं, हार जाते हैं। 2 बार इन्होंने चुनाव लड़ा था और दोनों ही बार इनको असफलता का सामना करना पड़ा था। तो चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय, अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा, तो कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों ही बार इनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद दादा भाई नौरोजी, इन्होंने जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा और ये जीते भी। पहली बार चुनाव लड़ने वाले व्योमेश चंद्र बैनर्जी। काफी कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, जब भी पूछा जाता है ना कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी को ही टिक कर देते। नहीं, इनसे भी पहले व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने चुनाव लड़ा था, कोशिश की थी, लेकिन उनको जो है जीत नहीं मिल पाई, हार गए थे। क्या होता है चुनाव में? वही होता है ना, कुछ लोग खड़े होते हैं, एक संसदीय क्षेत्र होता है, उसमें से 2, 3, 4, 5, 6, 7, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा होता है, उतने प्रतिनिधि खड़े होते हैं और लोग उनको वोट देते हैं। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। तो इनको जो है ज्यादा वोट नहीं मिला होगा, तो ये जो है दोनों बार हार गए। लेकिन जब दादा भाई नौरोजी 1892 में चुनाव लड़ते हैं तो इनको जो है सफलता प्राप्त हुई। तो ये जो है मतलब ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी, चुनाव लड़ने वाले पहले व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था। मैंने बताया कि जो दादा भाई नौरोजी जो कि काफी ज्यादा उदार थे, तो ये थोड़ा थोड़ा सा अपना जो उदार प्रवृत्ति है कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा मतलब इग्नोर करना शुरू कर देते। काफी सारे नेता थे, जैसे कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, कृष्ण कुमार मित्र थे जो कि उदारवादी नेता थे, इसके अलावा गोखले जी थे जो थोड़े थोड़े से मतलब भाई अंग्रेजों से वो लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से अपनी मांगों को रखते हैं अंग्रेजों के समक्ष कि भाई हमको ये चीजें दो, हमारी ये मांगे हैं। जैसे कि दादा भाई नौरोजी का था ना कि भारतीयों को बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में स्थान दिया जाए, विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या को बढ़ाई जाए, प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। तो ये जो मांगी थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी, तो उसको जो है अंग्रेज पूरा नहीं करते थे। और मैंने बताया था उदारवादियों का तरीका, हाथ जोड़ना, अनुनय विनय करना, आवेदन पत्र लिखना, प्रार्थना पत्र लिखना। तो क्या था कि धीरे धीरे अब जो है कांग्रेस के जो नए नए नेता थे, जैसे कि तिलक जी हो गए, विपिन चंद्र पाल जी हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, अरविंद घोष हो गए, तो ये लोग जो है हाथ जोड़ने वाली नीति को पसंद नहीं करते थे। ये लोग बोलते थे हमको कुछ बड़ा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। जब बंगाल का विभाजन हुआ ना, तो वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार की अति थी, मतलब अति हो गया काफी ज्यादा। तो अब जो है जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे वो स्वदेशी आंदोलन, जब बंगाल विभाजन होता है ना तो उसके बाद फिर वो आंदोलन शुरू कर देते हैं। बहुत सारी सभाएं की जाती है जो कि इससे पहले उदारवादी नेताओं द्वारा नहीं किया जाता था। तो सभाएं होती है, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं। इसके अलावा और भी काफी कुछ होता है, हम लोग बंगाल विभाजन के टाइम पर देखेंगे उस चीज को। तो अब क्या होता है, जब ये चल रहा था बंगाल विभाजन का विरोध, स्वदेशी आंदोलन, तो 1906 का समय आता है और तय होता है कि कलकत्ता में अधिवेशन होना है। देखिए
देखिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, उसका अगला अधिवेशन कब होना है यह पहले से निर्धारित होता था, क्योंकि दिसंबर महीने में ही होना था इनका अधिवेशन। जो सामान्य अधिवेशन होता था ना, नॉर्मल वाला अधिवेशन, वो दिसंबर महीने में ही होता था। स्थान का जो चयन है वो पहले वाले अधिवेशन में किया जाता था। जैसे मान लो ये जो 1885 में अधिवेशन हुआ बंबई में, मैंने बताया भी था जो 9 प्रस्ताव रखे गए थे 1885 के अधिवेशन में, तो उसमें 9वां प्रस्ताव क्या था कि अगला अधिवेशन कलकत्ता में होगा। तो पहले से डिसाइड होता था। तो होता यह है कि 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन होना है। तो इस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक दूसरे टाइप के दल, उसका जो है एक उदय हो रहा था, जिसको हम लोग उग्रवाद के नाम से जानते हैं। 2 थे ना, एक उदारवाद जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे उदार प्रवृत्ति वाले नेता थे, जो कि ज्यादा उग्र टाइप के आंदोलन में विश्वास नहीं रखते थे। वहीं तिलक हो गए, अपने राय हो गए, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ये सब थोड़े से उग्र प्रवृत्ति वाले नेता थे। तो 1906 में क्या होता है, तिलक जी को, उनके समर्थकों द्वारा तिलक जी को अध्यक्ष बनाने की बात कही जाती है। इनके जो समर्थक थे तिलक जी की, ये बोलते हैं कि भाई बाल गंगाधर तिलक को ही बनाना है, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तो बड़ा मतलब हंगामा होता है। अब जो कांग्रेस के जो पुराने नेता थे, उदारवादी नेता थे, वो क्या करते हैं, दादा भाई नौरोजी से संपर्क करते हैं कि दादा भाई आप आइए। ये उस समय इंग्लैंड में थे। तो दादा भाई नौरोजी 1906 में आते हैं, भारत आते हैं, कलकत्ता आते हैं जहां अधिवेशन होना था, और सर्वसम्मति से दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुना जाता है। क्योंकि जो तिलक जी थे दादा भाई नौरोजी से काफी मतलब जूनियर थे, तो ये भी दादा भाई जी नौरोजी जी का काफी सम्मान करते थे। तो उनके समक्ष ये भी जो है शांत हो जाते हैं, और इनके समर्थक भी शांत हो जाते हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो फूट के जो बीज दिख रहे थे, उसको फूट पड़ने से रोक दिया था। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ना फूट के लक्षण 1905-6 से ही दिख गए थे। आगे चल करके सूरत अधिवेशन होता है ना, कब 1907 में, और कांग्रेस जो है 2 भागों में बढ़ जाता है, नरम दल गरम दल। तो उस फूट को, वो जो फूट है पहले पड़ सकता था 1906 में, तो उस चीज को दादा भाई नौरोजी ने रोक लिया अपने सूझबूझ से। और यहां पर दादा भाई नौरोजी जो हैं, चूंकि वो भी देख रहे हैं भाई बंगाल में क्या हालत चल रहा है, बंगाल विभाजन कर दिया है करजन ने, तो कहीं ना कहीं दादा भाई नौरोजी भी अपने उदार रवैये से थोड़े से मतलब वो भी उब चुके थे। एक तो उन्होंने बोला किस तरह से ये अंग्रेज जो है भारत का माल लूट के ले जाने, धन लूट के ले जाने, ये सारा चीज। तो अब यहां पर जो उग्रवादी नेता थे, गरम दल के जो नेता थे, तिलक जी के समर्थक हो गए, क्या नाम उनका, लाजपत राय हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए, अरविंद घोष हो गए। तो इन जैसे जो उग्रवादी नेता थे, इनकी कुछ मांगों को इन्होंने स्वीकार कर लिया। क्योंकि ये अध्यक्ष थे ना कलकत्ता अधिवेशन के, तो इन्होंने उग्रवादी नेता थे उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया, 4 मांगों को। तो ये पूछा जाता है, पहला चीज स्वराज, मतलब कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो स्वराज है। और काफी बार पूछा गया है कि भारतीय मतलब ये जो स्वराज है, स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के माध्यम से किसने पहली बार की थी, तो दादा भाई नौरोजी। मतलब दादा भाई नौरोजी भी कहीं ना कहीं अब जो है थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज्यादा ये सपोर्ट नहीं करते थे उग्रवादी विचारधारा को, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अब वो जो है उग्रवादी विचारधारा को समर्थन करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है स्वराज की मांग, क्योंकि ये जो उग्रवादी विचारधारा के नेता थे ये बोलते थे कि हमको जो है अंग्रेजों की न्याय प्रियता पर कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि दादा भाई नौरोजी और जितने भी उदारवादी नेता थे वो भारत में ब्रिटिश शासन को दैवीय वरदान मानते थे, मैंने पीछे बताया था ना। तो स्वराज की मांग को यहां पर स्वीकार कर लिया गया, ये बहुत बड़ी चीज थी और ये काफी बार पूछा भी गया है। तो दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग की। आगे चल करके फिर ना 1916 में बाल गंगाधर तिलक ये फिर बोलते हैं स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर के रहूंगा। तो इनका जो वक्तव्य है वो आगे आएगा, 1916 में आएगा लखनऊ अधिवेशन में। तो स्वराज की मांग करने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। वैसे स्वराज की बात सबसे पहले किसने की थी मालूम है? वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने अपने पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि स्वराज मतलब एक बुरे से बुरा मतलब एक स्वराज होना चाहिए, इस टाइप से उन्होंने लिखा। मुझे उनका वक्तव्य ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन स्वराज शब्द
को लिखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दयानंद सरस्वती जी। अगर इससे भी आप पीछे चलोगे ना तो छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका स्वराज कैसे आप भूल सकते हो? सबसे पहले उन्होंने स्वराज की अवधारणा को दिया कि खुद का शासन होना चाहिए। उस समय भारत में विदेशियों का शासन था ना, जो मुगल थे भाई वो विदेशी तो थे ना, और उस टाइम तो और भी काफी सारे लोग आ रहे थे। दक्कन में जो बहमनी साम्राज्य से टूट करके जो छोटे छोटे राज्य बने थे ना, वो सब भी विदेशी ही थे, ईरान वगैरह से आ रहे थे, तो वो चीज था। तो इन्होंने जो है स्वराज की मांग की। उसके बाद अगला चीज है जो कि उग्रवादियों की मांग थी, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन। राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन। देखिएगा पहले के जो नेता थे ना, जो उदारवादी जो नेता थे, वो पाश्चात्य शिक्षा के बहुत ज्यादा समर्थक थे। लेकिन अब जो है जैसे ही अपने स्वामी विवेकानंद जी हो गए, अपने दयानंद सरस्वती जी हो गए, तो इनके प्रयासों से, मतलब स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इनके प्रयासों से हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो पूरी दुनिया में स्थापित हो गया। सर्वश्रेष्ठता स्थापित कर दिया था ना स्वामी विवेकानंद जी ने 1993 में शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारतीय धर्म को पूरा, मतलब एक तरह से बोलना चाहिए, पूरे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। तो उससे जो है अब राष्ट्रीय शिक्षा, मतलब हमारे देश की जो पुरानी शिक्षा पद्धति है, मतलब वैसा तो नहीं पढ़ाएंगे गुरुकुल टाइप का इस टाइप से, लेकिन हमारी जो पुरानी शिक्षा चीजें, पुराना जो ज्ञान विज्ञान है, उन सब चीजों को पढ़ाना, और साथ साथ में पाश्चात्य शिक्षा, दोनों को लेकर के चलेंगे, इस टाइप से जो है उग्रवादियों का विचार था। लेकिन जो दादा भाई नौरोजी और जो दूसरे उदारवादी नेता थे, शुरुआत में ये लोग जो है पाश्चात्य शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति के बहुत ज्यादा समर्थक थे। लेकिन धीरे धीरे जो है चीजों को देखते हुए इन नेताओं का भी जो विचार है वो बदलता जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा, इसको राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना, तो इसको भी जो है ये लोग स्वीकार कर लेते हैं दादा भाई नौरोजी। उसके बाद देखिएगा स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन। उस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो काफी सारे जो उदारवादी नेता थे ना, वो जो स्वदेशी आंदोलन में जो तरीके अपनाए जा रहे थे उसको लेकर के थोड़े से असमंजस की स्थिति में थी कि भाई ये जो है कांग्रेस के सिद्धांतों के विरुद्ध है। जैसे कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, आंदोलन करना, ये जो तमाम चीजें थी, ये शुरुआत में जो 1885 से 1905 तक कांग्रेस का जो दौर था और जिन नेताओं का वर्चस्व था कांग्रेस में, उन नेताओं के सिद्धांत ऐसे नहीं थे जो स्वदेशी आंदोलन में हमको देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं दादा भाई नौरोजी को लगता है कि भाई जो हो रहा है, जो उग्रवादी नेता कर रहे हैं, वो चीजें सही है, ठीक है, करने दो, चलने दो। तो वो जो है इस चीज को भी स्वीकार कर लेते। देखो कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता है ना, वो ऐसे किसी प्रस्ताव को खारिज कर सकता है, नहीं भैया हम इसको पास नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर दादा भाई नौरोजी ने इन सब चीजों को पारित होने दिया। काफी सारे उदारवादी नेताओं ने इनका विरोध किया था कि भाई इसको पारित मत होने दो, ध्यान रखना। उसके बाद देखिएगा अगला चीज है, चार मांगे पूरी हुई थी उग्रवादी नेताओं की। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। आप लोगों ने दादा भाई नौरोजी का अगर फोटो देखा होगा तो ये विदेशी ठाट बाट में होते थे, बड़ा मतलब इनका जो कपड़ा, वैसे भी पारसी लोगों का जो पहनावा होता है वो काफी कुछ अंग्रेजों से मिलता जुलता है, मतलब यूरोपियों से। तो आपको लगेगा कि एकदम मतलब यूरोपीय ठाट बाट वाले व्यक्ति हैं, जबकि हमारे बाल गंगाधर तिलक को देखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को देखिएगा, या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी को देखिएगा, तो ये लोग थोड़े भारतीय परिधान में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये पारसी थे, क्योंकि पारसियों का भी परिधान थोड़ा थोड़ा सा जो है पाश्चात्य सभ्यता से मिलता जुलता है, पाश्चात्य संस्कृति से। तो अब क्या बोला जा रहा है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। तो इस चीज को भी जो है इस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया जाता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ये चीजें जो है दर्शाता है कि उस समय दादा भाई नौरोजी हो या फिर दूसरे उदारवादी नेता, वो धीरे धीरे भले ही बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत उग्रवादी विचारधारा को समर्थन देना शुरू कर देते हैं। और आगे चल करके तो भाई जो उदार रवैया है वो कहीं ना कहीं खत्म ही हो जाता है। 1907 में जब फूट पड़ जाता है, उसके बाद फिर से ये लोग एक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही गांधी जी की एंट्री होती है तो फिर वो अलग लेवल के। गांधी जी का क्या था भाई, वो पहले जो है आवेदन पत्र देते थे, अंग्रेजों को देते थे अपना प्रतिवेदन कि भैया ये हमारी मांगे हैं, फला फला तारीख तक आप इसको मान लो, नहीं तो फिर हम लोग नमक कानून तोड़ेंगे, असहयोग आंदोलन करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, वो उनका था।
तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये था दादा भाई नौरोजी का एक संक्षिप्त, तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा ज्यादा ही लंबा हो गया, कुछ चीजों पर मैंने ज्यादा फोकस किया। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। शुरुआत के जितने भी नेता थे ना, कई सारे लोग बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं कि ये लोग तो भाई हाथ जोड़ने वाले नेता थे, इन्होंने कुछ नहीं कहा, ब्रिटिश साम्राज्य का इन्होंने समर्थन किया, ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य को बनाए रखने में इनका विश्वास था, ऐसा काफी सारे लोग बोलते हैं। हाँ, शुरुआत में इनका ऐसा था। अब देखिएगा, अगर शुरुआत में ये लोग जो है भारत से अंग्रेजों को भगाने की बात करते तो उस दौर में भारत में कौन शासन करता, क्योंकि जो भारतीय थे अभी अभी जागे थे। जो 19वीं शताब्दी का जो दौर था, पुनर्जागरण का काल था, भारतीय जो है फिर से जाग रहे थे। भाई जागने में टाइम तो लगेगा, और जब आदमी जागेगा थोड़ा सा वो नींद में होता है, तो पूरी तरह से उसको जागने में थोड़ा सा समय लगता है। तो ये वही जागने का काल था, जागृति का काल था। और दादा भाई नौरोजी और उस जमाने के जितने भी उदारवादी नेता थे, शुरुआत में भले वो ब्रिटिश सत्ता का समर्थन करते थे, लेकिन आगे चल करके क्या बोला, भाई हमको स्वराज चाहिए। नहीं तो कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते वो इस प्रस्ताव को खारिज ही कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी था कि भाई अब समय आ गया है, अंग्रेजों से रियायत मांगने के बजाय क्या मांगना चाहिए, स्वराज मांगना चाहिए। तो ये जो है दादा भाई नौरोजी ने कब किया, 1906 में। तो स्वराज की मांग करने वाले पहले भारतीय कांग्रेस के मंच से। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो के संबंध में जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, या फिर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है या मुझसे कोई पॉइंट छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग बंगाल विभाजन पढ़ेंगे। हालांकि बंगाल विभाजन वाला वीडियो आना था, थोड़ा सा वो लेट हो गया, मैं शूट नहीं कर पाया, मतलब उसको थोड़ा सा और प्रिपेयर करना था। तो आएगा बंगाल विभाजन, फिर स्वदेशी आंदोलन, और फिर काफी कुछ आता जाएगा। और बीच बीच में इस तरह से, जैसे हम लोगों ने दादा भाई नौरोजी को पढ़ा, तो इसके बाद व्योमेश चंद्र बनर्जी और भी तमाम जो नेता थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगर किसी नेता के बारे में जानना है तो मैं उनके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को जितना हो सके आप उतना शेयर करिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलता रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।